आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 को देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। यानी शुरुआत में यदि 1 किलोमीटर हम जाते हैं तो 15 रुपया, उसके बाद पर जितना किलोमीटर जाएंगे तो उस हिसाब से हमसे किराया लेता है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यह संबंध क्या एपी में है या नहीं, तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। यदि प्रथम किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो 1 किलोमीटर का किराया क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो ये 15 रुपया। उसके बाद द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया यानी दूसरा किलोमीटर का किराया, तो पहला के लिए तो 15 रुपया ले लेगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया यानी +8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 रुपया। दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया किराया वो वसूल करेगा। यदि तृतीय यानी तीसरा किलोमीटर का बात करेंगे हम लोग कि तीसरा किलोमीटर यदि तय करता है तो उसका किराया, तो शुरुआत में वो 15 रुपया किराया लेगा 1 किलोमीटर का। उसके बाद 2 किलोमीटर बचा है तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया, तो 2 किलोमीटर का 2 गुना 8 यानी 15 + 16, 15-16 का ही रुपया 31 रुपया किराया लेगा। उसके बाद यदि चौथा किलोमीटर का हम लोग निकालते हैं, चतुर्थ किलोमीटर का किराया, तो शुरुआत में वो 15 रुपया लेगा 1 किलोमीटर का। इसके बाद जो 1 किलोमीटर के बाद जो एक्स्ट्रा होगा, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 3 किलोमीटर का 8 रुपया के हिसाब से चार्ज करेगा। यानी 15 + 8 × 24, 5 4 9 2 1 3। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि शुरुआत में वो 15 रुपया किराया करता है, उसके बाद 23 रुपया दूसरा किलोमीटर का, 31 रुपया, 39 रुपया, तो इस प्रकार से आगे वो किराया लेता जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके पद के बीच का अंतर यानी डिफरेंस यदि निकालते हैं तो T2 - T1, तो दूसरा पद 23 है, पहला पद 15 है, अंतर कितना है, 8 का है। यदि हम T3 - T2 का बात करते हैं तो तीसरा पद 31 है, -23 है, इसके बीच का भी अंतर कितना है, 8 है। यदि चौथा पद और तीसरा पद का अंतर ज्ञात करते हैं तो चौथा पद 39 - 31, अंतर कितना का है, 8 है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो पद है, कोई भी 2 पद के बीच का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसका जो संबंध है किस में होगा, एपी में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर 8 प्राप्त हो रहा है, है ना। इस कारण यह एपी में होगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि कोई भी 2 लगातार पद का बात करते हैं तो इसके बीच का अंतर कितना है, तो 8 है। इसके बीच का अंतर कितना मिलता है, 8 मिलता है। इसके बीच का अंतर कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो यह एक क्या कैसा सीरीज है, तो ये समांतर श्रेणी में ये है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी जितना उसमें हवा है उसका 1/4 बाहर निकालता है, जो बचता है फिर से 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से वह हवा निकालते जाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा, क्या वह एपी में है, हम लोग इसको मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेलन का आयतन नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ बेलन का आयतन मान लेते हैं। माना बेलन का आयतन मान लेते हैं 256 सेंटीमीटर क्यूब है,
ठीक है ना। अब 256 क्यों माने, तो वैसा टर्म हमको मानना है, वैसा संख्या मानना है जो 4 का ये मल्टीपल हो, 4 से कट जाए, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल इस प्रकार से हम ले लिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, ताकि ये पूरा पूरी कट जाए, इसलिए हम ऐसा टर्म लिए यहाँ पे। तो माना बेलन का आयतन कितना है, 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम बार निकाली गई हवा की मात्रा, प्रथम बार में कितना हवा निकालेगा, तो जितना उसमें हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देगा। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 चौक 16, 64 सेंटीमीटर क्यूब हवा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि शेष हवा कितना बचेगा फिर, तो पहले 256 था, उसका 64 निकल गया, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 15 में से 6 जाएगा 9 और 192 सेंटीमीटर क्यूब हवा क्या होगा, बचेगा उसमें। अब द्वितीय बार निकाली गई हवा की मात्रा, तो दूसरा बार में कितना हवा निकलेगा, तो पहले बच कितना रहा था 192, तो इसका 1/4 भाग निकाल देंगे। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 32 4 32, 48 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, हवा निकल जाएगा। तो शेष हवा का हम लोग बात करते हैं कि अब कितना हवा बचेगा, तो पहले 192 बच रहा था, उसमें से 48 निकल गया। 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और 144 सेंटीमीटर क्या होगा हवा अब उसमें बचेगा। यदि तृतीय बार का हम बात करते हैं, यानी तीसरा बार कितना हवा निकलेगा, तो तृतीय बार निकाली गई हवा की मात्रा, तो बच कितना रहा था, तो 144, उसका 1/4 निकलेगा, तो 4 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 4 तिया 12, 24 4 छक 24, 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो शेष हवा कितना बचेगा, अब पहले कितना बच रहा था, तो 144 बच रहा था, उसमें से 36 निकल गया है, तो 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 3 जाएगा 0, 108 सेंटीमीटर क्या होगा, हवा बचेगा। इसके बाद भी हम लोग निकाल सकते हैं, चौथा बार, पांचवा बार, इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर इतना टर्म ही हम लोग ले सकते हैं। तो शुरुआत में उसमें हवा कितना था, तो शुरुआत में हवा उसमें था 256 माने थे हम लोग। उसके बाद 64 सेंटीमीटर क्यूब हवा निकलता है, तो बचता कितना है, तो 192, दूसरा बार में 192 बचता है। फिर 48 निकलता है, बचता कितना है, तो 144। उसके बाद कितना बचता है, तो 108। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बीच का अंतर, यानी पहला और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है, तो इस दोनों पद के बीच का अंतर कितना है, 64 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा और तीसरे पद के बीच का अंतर कितना है, तो दूसरा और तीसरे पद के बीच का अंतर कितना है, तो 48 है। तीसरा और चौथा पद के बीच का अंतर कितना है, तो ये 36 है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी दो लगातार पद के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो इस बात को लिख सकते हैं, इसके किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे मान करके आसानी से यहाँ पे हम बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करके देखते हैं।
क्या इसके बीच जो संबंध बनेगा वह एपी में होगा या नहीं। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ये कितना क्वेश्चन के अनुसार है, तो ये 150 रुपया है। ठीक है, अब दूसरा मीटर यानी ये द्वितीय मीटर खुदाई की लागत। तब क्वेश्चन करा कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, तो दूसरा मीटर यदि खुदाई करेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी पहले जो 150 लग रहा था उसके साथ 50 रुपया दूसरा मीटर का लगेगा, यानी 2 मीटर यदि खुदाई करेंगे तो 200 रुपया हमको खर्च पड़ेगा। तृतीय मीटर खुदाई का खर्च, तो शुरुआत में 1 मीटर खोदेगा तो उसका 150 रुपया, और 2 मीटर 50 रुपया के हिसाब से खोदेगा तो 150 और प्लस 100 यानी 250 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आते हैं चतुर्थ मीटर, चौथा मीटर खुदाई, तो 3 मीटर का खुदाई का दाम तो 250 रुपया है, 1 मीटर और वो यदि खोदता है तो उसका दाम 50 रुपया और ले लेगा वो, यानी 300 रुपया खर्च पड़ेगा। तो इसी को यदि हम लोग लिखे तो पहला मीटर का खुदाई का खर्च 150 रुपया, दूसरा मीटर 2 मीटर यदि खोदेगा तो उसका 200 पड़ जाएगा, 3 मीटर खोदेगा तो 250, 300, इस प्रकार क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके 2 पद के बीच का अंतर, या जैसे पहला और दूसरा, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर 50 रुपया है। उसके बाद यदि दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर, तो ये 200 है, ये 250 है, तो अंतर कितना रुपया के है, 50 रुपया का है। तीसरा और चौथा पद के बीच का अंतर कितना है, तो 250 से 300 हुआ, तो 50 रुपया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके 2 पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा। ठीक है, इसके 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह क्या किस में जाएगा, तो यह एपी में होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर में क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करते हैं, यानी पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है, 10,000 है, तो इसको लिखते हैं कि पहले वर्ष का मूलधन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 रुपया है। अब यदि दूसरे वर्ष का हम लोग याद करते हैं कि दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जमा होता जाएगा, जो इस पे ब्याज मिलता है वो दूसरे वर्ष के लिए जुट करके मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन ही निकाल देते हैं हम लोग, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, मूलधन इंटू 1 प्लस दर है 8 है बटा 100, समय क्या होगा, तो 1 साल के लिए, क्योंकि पहला साल के लिए तो 10,000 है, अब 10,000 अगले 1 साल के लिए रखाएगा तो एक समय हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। तो 10,000 इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 100 और 8 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी बचेगा 10820, इतना रुपया दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन होगा। अब अगला निकालते हैं तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तो तीसरा वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन के लिए फिर वो मूलधन, तो मूलधन तीसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगा 10,800 रुपया इंटू 1 प्लस दर हो जाएगा 8 बटा 100, और 10,800 रुपया 1 साल और रहेगा वो, तो समय हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 10,800 गुना 108 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना करेंगे 8 8 64, 108 और 8 116 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम वर्ष पहला साल के लिए 10,000 रुपया होगा,
दूसरा साल के लिए 10,800 रुपया, तीसरा साल के लिए 11,664 रुपया, इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कि इन दोनों पहला और दूसरा वर्ष इन दोनों के बीच के अंतर जो है यह किसके बराबर है, तो 800 के बराबर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा के बीच का अंतर कितना है, तो 4, 6, 16 में से 8 जाएगा 864 रुपया। तो यहाँ सार अंतर क्या आ रहा है, अलग अलग है। तो जब सार अंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ इसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर, लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है। एपी में कब होगा, जब कोई भी लगातार दो पद का बीच का अंतर, यानी जिसे सार्व अंतर कहा जाता है, यदि नियत है, समान है, तो वह एपी में होगा। लेकिन यहाँ पहले और दूसरा पद के बीच का अंतर 800 है, दूसरा और तीसरे पद के बीच का अंतर 864। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, यदि तीसरा और चौथा वर्ष का निकालेंगे तो उसके बीच का भी अंतर दूसरा आएगा। समान नहीं है, तो जब समान नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पे दिया हुआ तो 4 पद हमको लिखना है। तो हल हम लोग करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन में ए दिया हुआ, ए कितना है, तो ए बराबर 10 और डी बराबर क्या है, 10 है। दोनों 10 10 है। तो हमको इसका 4 पद और लिखना, दिए हुए प्रथम 4 पद लिखिए। तो हम लोग T1 यदि का बात करेंगे तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो A प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो A के जगह पे 10 रखेंगे, n के जगह पे 1 माइनस 1 और d के जगह पे 10। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10, 1 में 1 जाएगा 0, अर्थात 0, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। पहला पद 10 होगा। यदि दूसरा पद का बात करेंगे, दूसरा पद क्या जानते हैं, तो A प्लस n डी हो जाएगा सीधे। तो A के जगह पे 10, n के जगह पे 1 होगा। ठीक है ना। n के जगह पे यहाँ पे n माइनस, इसको लिखेंगे T2 बराबर तो A प्लस 1D। ठीक है ना। तो 1 और D के जगह पे 10, अर्थात 10 और 10 क्या होगा, दूसरा पद 20 हो जाएगा। तीसरा पद का बात करेंगे तो A प्लस 3 से 1 कम, अर्थात 2D। तो 10 प्लस 2 गुना 10, तो 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद यदि निकालेंगे तो A प्लस 4 से 1 कम, यानी 3D। तो A के जगह पे 10 प्लस 3 गुना 10, तो 3 में 10 का गुना करेंगे 30 और 10 40 हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एपी का जो पहला पद होगा 10 होगा, दूसरा पद 20 होगा, तीसरा पद 30 होगा और चौथा पद 40 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रथम 4 पद ज्ञात करना था, तो 4 पद इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो 2 में a कितना है, तो -2 है, और d कितना है, तो 0 है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग पहला पद ज्ञात करते, T1 ज्ञात करते, तो T1 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 1 कम, यानी 0D, यानी पहला पद -2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में d का गुना करेंगे 0 हो जाएगा। T2 का बात करेंगे तो T2 बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, तो T2 बराबर a प्लस 1D। तो a के जगह पे -2, 1 और d के जगह पे 0, तो गुना करेंगे 0, अर्थात दूसरा पद भी -2 हो जाएगा। T3 का बात करेंगे तो a प्लस 2D। तो a के जगह पे कितना है, तो -2 है, और 2 और d के जगह पे 0, 2 में 0 का गुना करेंगे 0, अर्थात -2। T4 का बात करेंगे तो a प्लस 3D। तो a के जगह पे कितना, -2 प्लस 3 गुना 0, 3 में 0 को गुना करेंगे 0, -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AP होगा, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2, यानी सभी -2 हो जाएगा, क्योंकि सार्वंतर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग 4 पद लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो थर्ड में ए किसके बराबर है, 4 के बराबर। डी किसके बराबर है, -3 के बराबर। तो यदि हम लोग यहाँ से पहला पद लिखेंगे तो पहला पद a प्लस 0d, ए के जगह पे 4 और प्लस 0 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म यदि लिखना है तो a प्लस 2 से a कम 1d, तो a के जगह पे 4 प्लस 1 और d के जगह पे -3, तो 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। T3 का बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, ए के जगह पे 4 प्लस 2 गुना डी के जगह पे कितना है, -3, तो 4 3 दूनी 6 -6 अर्थात -2 हो जाएगा। T4 का बात करेंगे तो a प्लस 3d, ए के जगह पे 4 प्लस 3 और डी के जगह पे -3, तो 4 -9, 4 में से 9 जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसका 4 पद हमको ज्ञात हो गया, अर्थात पहला पद जो होगा 4 होगा, दूसरा पद 1 है, इसके बाद -2 है, -5 होगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार फार्मूला की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि डायरेक्ट निकालना है, फार्मूला का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है, जैसे यहाँ पहला पद 4 है और डी कितना है, -3, यानी इसका मतलब 3 घटता हुआ जाएगा। तो पहला 4 है, तो उसके बाद जो दूसरा पद होगा तो इसमें 3 कम जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा, 1। फिर तीसरा पद होगा, इसमें से फिर 3 कमेगा तो -2। चौथा पद इसमें से 3 कमेगा, यानी 3 और ये कम होगा तो -5 हो जाएगा। पांचवा पद यदि ज्ञात करना रहेगा तो इसमें से 3 और कम जाएगा तो -8, इसके बाद -11। तो इस प्रकार भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला का यूज करके लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो a कितना है, -1 है, और d कितना है, 1/2। तो यदि हम लोग यहाँ पहला पद लिखते हैं T1, तो T1 बराबर क्या जानेंगे, तो a प्लस 0 इंटू डी, ए के जगह पे -1 और 0 में गुना करेंगे 1/2 से, तो ये -1 ही आएगा। यदि दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 1d, तो a के जगह पे -1 प्लस 1 और d के जगह पे 1/2, तो -1 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 2 होगा, -2 प्लस 1 अर्थात -1/2 हो जाएगा ये दूसरा। T3 का बात करेंगे तो a प्लस 2d, तो a के जगह पे -1 प्लस 2 गुना d के जगह पे 1/2, ये कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, -1 प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा ये। उसके बाद यदि चौथा पद का ज्ञात करना हमको है तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस 4, चौथा पद पूछ रहा है तो इससे 1 कम 3d, a के जगह पे -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम निकालेंगे, कहेंगे 2, ये -2 प्लस 3 अर्थात 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AP जो लिखेंगे तो AP में क्या हो जाएगा, पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2 होगा, तीसरा पद 0 होगा और चौथा पद 1/2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a जो है a किसके बराबर है, -1.25 के बराबर। ठीक है, और d कितना है, तो -0.25 के बराबर है। तो अब यदि हम लोग यहाँ से T1 ज्ञात करते हैं अर्थात पहला पद, तो a प्लस 0d हो जाएगा, a के जगह पे -1.25, 0 में किसी भी चीज़ का गुना करेंगे 0, अर्थात पहला पद -1.25 ही होगा। T2 का यदि बात करेंगे तो T2 बराबर a प्लस 1d, a के जगह पे -1.25 प्लस 1 और d के जगह पे कितना है, तो -0.25। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस -1.25, तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा ये, तो यानी 2.5, ये दूसरा पद हो जाएगा। यदि तीसरा पद का बात करेंगे तो a प्लस 2d होगा, a के जगह पे -1.25 प्लस 2 और d के जगह पे -1.25, तो ये होगा -1.25 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2.50, दोनों माइनस में रहेगा ये, 2 1 3.75, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अंक जुट जाएगा, लेकिन साइन है जो माइनस में ही रहेगा।
यदि चौथा पद का हम लोग बात करते हैं तो T4 बराबर क्या जानेंगे, तो A प्लस 3D। तो A के जगह पे -1.25 प्लस 3 और D के जगह पे -1.25। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 3.75। दोनों जब माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 4 और 1 5 यानी 5.00। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से हमको AP प्राप्त हो गया। AP का जो पहला पद है वो -1.25। दूसरा पद का बात करेंगे तो -2.5। तीसरा पद का बात करेंगे 3.75 और चौथा पद जो होगा -5.00 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो AP के 4 पद को लिख सकते हैं। इसके बाद भी यदि पांचवा पद पूछेगा तो T5 का फार्मूला यूज कर देंगे, T6 का, T7 का, यानी जो भी पद पूछेगा उस पद को हम लोग फार्मूला की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप दोबारा बनाएं, इसे रिवीजन करने का प्रयास करें। जितना आप रिवीजन कीजिएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा।